नमस्कार हमारे भाइयों एवं बहनों, शुक्ला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा चल रही है, जिसमें कि इसके पहले हम 4 कवियों को देख चुके हैं। ठीक है, आज हम श्याम सुंदर दास को देखेंगे, उसके बाद मिश्र बंधु को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है इसी क्रम में हम शुक्ल जी को देखेंगे। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? कोविद रत्नमाला। प्रश्न यहीं से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोविद रत्नमाला दे दिया गया, उसमें पूछा गया कि कोविद रत्नमाला किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। या ये किसका ग्रंथ है? कोविद रत्नमाला किसका ग्रंथ है, किसका साहित्य का इतिहास है ये? तो किसका है? श्याम सुंदर दास का है। तिथि क्या है? 1909 ईस्वी। तिथि क्या है? 1909 ईस्वी में। ठीक है, इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवियों को, हिंदी साहित्य के आधुनिक, ध्यान देने योग्य बात है ये, आधुनिक काल के कवियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें इन कवियों के हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य, इसमें, इस साहित्य में, इस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, कोविद रत्नमाला में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवियों को प्रस्तुत किया गया है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें जो है इन कवियों के हस्तलिखित, जो हाथों से लिखित ग्रंथ थे, मूल ग्रंथ, उनका विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। मिश्र बंधु विनोद उसके बाद आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है, जिसमें 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिल करके मिश्र बंधु विनोद नाम की रचना की, इसीलिए इन्हें मिश्र बंधु नाम से भी जाना जाता है। मिश्र मतलब, मिश्र बंधु मतलब भाई, ये तीनों भाई थे। तो ग्रंथ इनका क्या है? मिश्र बंधु विनोद। इनके क्या है? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं इसके। ये मिश्र बंधु विनोद जो है, इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? चूंकि ये 4 भाग में है तो 2 बार इसका प्रकाशन हुआ। पहले 3 भाग जो है वो 1913 में आए, और उसके बाद चौथा भाग जो था 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। लगभग 5000, कहने का मतलब कि लगभग 5000 कवियों का वर्णन उनकी रचनाओं के साथ किया गया। कहने का तात्पर्य, कवियों का वर्णन भी किया गया, उनकी रचनाओं के साथ किया गया। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। ठीक है, तो इस ग्रंथ को साहित्यकार कोश भी कहा जाता है, यानी कि साहित्यकारों का कोश, साहित्यकारों का ग्रंथ। कोश का मतलब होता है ग्रंथ। इसे कहा गया, किसे कहा गया? अगर प्रश्न बनता है कि साहित्यकार कोश ग्रंथ किसे कहा गया, तो किसे कहा गया? मिश्र बंधु विनोद को कहा गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। कहने का तात्पर्य, नामकरण का कार्य जो है ग्रियर्सन ने तो किया था, लेकिन इसके जो है व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय किसको जाता है? मिश्र बंधुओं को जाता है। व्यवस्थित रूप से इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय किसे जाता है? मिश्र बंधुओं को जाता है। अब शुक्ल जी ने, आगे देखते हैं कि शुक्ल जी ने सेंगर की पुस्तक को कवि वृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को, इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने क्या कहा? कवि वृत्त संग्रह कहा। ग्रियर्सन की पुस्तक को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा, और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। ठीक है, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा।
ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा कि शुक्ल जी ने किसकी किसकी पुस्तक को क्या क्या कहा। तो शुक्ल जी ने सेंगर की पुस्तक को क्या कहा, कवि वृत्त संग्रह कहा। ग्रियर्सन की पुस्तक को क्या कहा, बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा। और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। शुक्ल जी ने लिखा कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, पहले एक क्रम में लिख दीजिए कि कवि वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह किसे कहा शुक्ल जी ने, सेंगर की पुस्तक को, सेंगर की पुस्तक को। ठीक है, फिर इसको यहाँ से नीचे लिखिए कि बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसे कहा, बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसे कहा, किसे कहा, ग्रियर्सन की पुस्तक को। ग्रियर्सन की पुस्तक को। ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह। बड़ा कविवृत्त संग्रह है, बड़ा कविवृत्त संग्रह किसको कहा, ग्रियर्सन की पुस्तक को कहा। और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसे कहा, कविवृत्त संग्रह किसे कहा, कविवृत्त संग्रह किसे कहा, मिश्र बंधु विनोद को कहा, मिश्र बंधु विनोद को कहा, किसे कहा, मिश्र बंधु विनोद को कहा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, तो आप जब इसको ऐसे लिख करके इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ को देखते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1929 है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा कहाँ से, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। कहने का तात्पर्य, यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। जब ये ग्रंथ लिखा गया तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। क्या है, सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त के बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए, कौन सी पद्धति का प्रयोग हुआ है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है, शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में हुआ है और शुक्ल जी ने किया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में, कहने का मतलब तत्कालीन उस समय जो उस युग की परिस्थितियां जो थीं उसके संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया। अपभ्रंश साहित्य को यहीं से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए, यहीं से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग किया गया। किसने किया, शुक्ल जी ने। इसको अलग करते हुए पूर्व पीठिका
के रूप में वर्णित किया गया है। कहने का तात्पर्य अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया और हिंदी से इसे अलग कर दिया गया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण इतिहास का, यानी कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास का तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया, जो कि तार्किक भी था और सुव्यवस्थित भी था। ऐसा काल विभाजन उन्होंने किया कि परिवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया। इनके ही काल विभाजन का प्रयोग जो है और जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसमें उसी का प्रयोग किया गया। इस ग्रंथ में आधार स्रोत क्या क्या है, ध्यान देने योग्य बातें हैं भाई, कि आधार स्रोत के रूप में हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, मिश्र बंधु विनोद का वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य इस ग्रंथ को लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ जब लिखा तो उसके पहले उन्होंने इन पुस्तकों को, हिंदी कोविद रत्नमाला को, कविता कौमुदी को जो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है, ब्रजमाधुरी सार को, मिश्रबंध विनोद का वर्णन जो है किया है। चूँकि इन पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा और इनमें से कुछ अंश इस इतिहास ग्रंथ में लिखा। शुक्ल जी का यह साहित्य समाज व साहित्य की परंपराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास है। कहने का तात्पर्य कि शुक्ल जी का यह इतिहास जो है वो समाज व साहित्य की परंपराओं के मध्य, जो समाज है और समाज के और साहित्य की परंपराओं के मध्य, यानी समाज और साहित्य की परंपरा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास कहा गया इसे। शुक्ल जी ने 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया। कहने का मतलब कि 1000 कवियों को इन्होंने अपनी पुस्तक में लिया और उसमें 900 उन 1000 कवियों के माध्यम से 900 वर्षों का इतिहास जो है इस इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनको ज़रूर पढ़िए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।